Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So friends, in the previous video we have just started the module number 3 and there we have discussed about the copyright, about the royalty क्या होता है, ट्रिप्स क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. सो डिटेल्ड में हम लोगों ने बात किया था. सो इस वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे मॉड्यूल 3 एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक सम मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम 2. सो ये आप लेक्चर को ध्यान से सुने. ओके एंड फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक नॉलेज बताता हूँ कि ऑलमोस्ट आपका 80% सिलेबस इस लेक्चर के बाद खत्म हो जाएगा, जिसके बाद जस्ट आप लोग का एक मॉड्यूल रिमेनिंग रहेगा एंड उसको भी मैं जस्ट 1-2 दिन में कंप्लीट कर ही दूंगा. ओके सो जस्ट आप चैनल पे बने रहे. एंड चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द IMRAD फॉर्मेट. सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्कॉलरी पब्लिशिंग. और स्कॉलरी पब्लिशिंग मीन्स क्या हो, जो रिसर्च पेपर आप पब्लिश करते हैं उसमें भैया हम लोग IMRAD फॉर्मेट को फॉलो करते हैं. ओके सो इसमें भाई IMRAD का फुल फॉर्म आपको सबसे पहले जानना होगा. I फॉर इंट्रोडक्शन. ओके सो इंट्रोडक्शन बेसिकली डिनोट्स द प्रॉब्लम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ओके ऑफ द रिसर्च. नेक्स्ट M इज द मेथोडोलॉजी. मेथोडोलॉजी मीन्स डिज़ाइन या प्रोसेस या मेथड जो आपने यूज़ किया फॉर डूइंग द रिसर्च. R फॉर द रिजल्ट्स मीन्स आपने जो भी रिसर्च किया उसमें क्या आपका रिजल्ट आया, क्या आपका फाइंडिंग आया या क्या कंक्लूजन आया, दैट इज कॉल्ड R. नेक्स्ट है A&D. ओके सो A&D का क्या भाई, डिस्कशन. ओके एंड इट बेसिकली रिप्रेजेंट द इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीकेशन मीन्स जो भी आपने रिसर्च किया उसका इम्प्लीकेशन क्या है. सो चलिए मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, मीन्स डिटेल में बात करते हैं IMRAD फॉर्मेट्स के बारे में. सो I फॉर इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या करता है, इट्स शो द पर्पस और यू कैन से इसका मेन पर्पस यही होता है कि टू प्रोवाइड द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, स्टेट्स द रिसर्च प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन व्हाई द स्टडी वाज कंडक्टेड. सो इंट्रोडक्शन हमको पता है इंट्रोडक्शन क्यों हम लोग देते हैं, ताकि टू नो द ओवरव्यू ऑफ द रिसर्च. ओके सो इट इंक्लूड्स द बैकग्राउंड या लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी मीन्स स्टडी या रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका इंपॉर्टेंस या क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है. सो दीज ऑल टर्म्स आर इंक्लूडेड इन इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आता है M फॉर द मेथड्स. ओके सो इट बेसिकली डिनोट्स इट्स मेन पर्पस इज टू डिस्क्राइब हाउ द रिसर्च वाज कंडक्टेड. मीन्स M फॉर मेथड मीन्स किस तरह से भाई रिसर्च को कंडक्ट किया गया है और व्हाट आर द प्रोसेस वी हैव अप्लाइड देयर टू कंडक्ट द रिसर्च. सो इट बेसिकली इंक्लूड्स द स्टडी डिजाइन. स्टडी डिजाइन के बारे में मैं ऑलरेडी बताया था प्रीवियस लेक्चर में. सो आप जरूर मीन्स प्रीवियस लेक्चर भाई देख के आए, मैं बार बार कर रहा हूँ, हर एक लेक्चर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डेटा कलेक्शन मेथड्स. मीन्स किस तरह से डेटा कलेक्टेड किया गया है. देन इंस्ट्रूमेंट्स या कौन सा मटेरियल या इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया गया है. ये सब हम लोग वही मेथड्स में पढ़ते हैं. बिसाइड दैट्स पार्टिसिपेंट्स और सब्जेक्ट्स मीन्स कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया या व्हाट आर द सब्जेक्ट्स फॉर द रिसर्च. एंड लास्ट इज द प्रोसीड्योर एंड एनालिसिस टेक्निक्स. मीन्स क्या प्रोसीड्योर और क्या प्रोसेस भाई हम लोगों ने अप्लाई किया है या किस तरह से भाई आप कह सकते हैं कौन सा एनालिसिस टेक्निक वी हैव अप्लाइड. सो दीज ऑल टर्म्स केम अंडर द मेथड्स. सो आई होप आप लोग क्लियर हो गया. I फॉर इंट्रोडक्शन इट विल गिव ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट. M फॉर मेथड इट विल बेसिकली शो और इट विल गिव द आइडिया अबाउट द प्रोसेस. इट शो अबाउट द डिजाइन. इट गिव डिटेल अबाउट द डेटा कलेक्शन मेथड, इंस्ट्रूमेंट्स यूज, पार्टिसिपेंट्स और द सब्जेक्ट्स विच वी हैव used and procedure and analysis technique. So this is the you can say elaboration of M and I. Next move करते हैं R. So R for results. Results आप लोग को पता है कि जो भी results या whatever the finding of your research that came under result. So it basically include the data in the form of text, table और figure. Means आप जो भी result लाएं उसको आप text में, data में या table में वही आप या कोई फिगर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट ऑल्सो गिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड की फाइंडिंग्स. मीन्स जो भी आपने रिसर्च किया उसकी की फाइंडिंग क्या है दैट विल बी गिवन बाय द रिजल्ट्स. नेक्स्ट A. सो A फॉर एंड. सो इट इज नथिंग बट जस्ट अ कंजंक्शन. ओके सो जस्ट आप कह सकते हैं लॉजिकल बाइंडिंग को ये डिनोट करता है, एक्रोनिम. नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट दैट D, दैट इज कॉल्ड डिस्कशन. सो डिस्कशन आप लोगों को पता है कि जो भी आपने रिसर्च किया उसमें हम लोग प्रॉपर डिस्कशन या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे इन डिस्कशन. सो इट्स मेन पर्पस इज टू इंटरप्रेट द रिजल्ट. जो भी रिजल्ट या जो भी आपका फाइंडिंग है उसको इंटरप्रेट करेंगे या एनालाइज करेंगे एंड एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन मीन्स उसका प्रभाव क्या है एंड प्लेस देम इन कंटेक्स्ट. सो डिस्कशन बेसिकली इंक्लूड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स. जो भी आपका फाइंडिंग है उसको डिटेल्ड वे में एनालिसिस करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे. नेक्स्ट इट इंक्लूड्स द कंपेरिजन विद प्रीवियस स्टडीज. लिमिटेशन ऑफ द स्टडी मीन्स स्टडी का लिमिटेशन क्या होगा या आप जो भी रिजल्ट का फाइंडिंग किया उसका लिमिटेशन क्या है. सपोज आपने कोविड-19 का मैंने एग्जांपल दे रहा था बहुत सारे लेक्चर में, उसमें सपोज आपने रेमडेसिविर या कोई दवाई लेकर आया. सो दवाई जैसे ही आप लोग को मिल गया या कोई इंजेक्शन मिल गया, देन
you will basically do the analysis that what is the limitation of this और limitation of this medicine. इसको आप कंपेयर कर सकते हैं अदर मेडिसिन जो कि मार्केट में अवेलेबल है. ओके, एंड यू में गिव द फ्यूचर रिसर्च सजेशन कि भाई और कुछ बन सकता है क्या. ओके, ऐसा नहीं कि जैसे ही आपको एक वैक्सीन मिल गया तो आप वहाँ रुक जाइएगा. साइंटिस्ट विल डू मोर रिसर्च. ओके, नेक्स्ट लास्ट दैट इज द कंक्लूजन. सो discussion also include the conclusion or key points of your research. So this is the complete explanation of IMRAD. So I hope आप लोग क्लियर हो गया. फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, हम लोग का मेहनत समझ में आ रहा है, देन प्लीज़ सपोर्ट अस. आप देख सकते हैं आपको भाई इतना लेक्चर कंटिन्यूस देते देते मेरा आँख थोड़ा ख़राब हो चुका है. ओके, एंड भाई पूरा मेरा आँख एकदम आप कह सकते हैं रेड हो गया था. बट कोई नहीं, मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप थोड़ा जस्ट हमको सपोर्ट करें. ओके, दैट्स व्हाई आई यूज स्पेक्टिकल्स. नेक्स्ट फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट आज बात करता हूँ दैट इज द डिज़ाइन ऑफ रिसर्च पेपर. सो रिसर्च पेपर का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यू शुड नो. सो फर्स्ट इज दैट इट शुड हैव अ टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट. ओके, सो टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए एंड टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट शुड बी क्लियर एंड कंसाइज. मीन जितना क्लियर आप टाइटल लिखिए और कंसाइज लिखिए, कंसाइज मीन्स शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, दैट इज गुड. ओके, मीन्स कुछ भी आप कर सकते हैं कि बेकार चीज़ नहीं लिखना है, अलबल या कुछ भी, मीन्स एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखना है. जो भी आपका इंपॉर्टेंट कंसाइज इन्फॉर्मेशन है वही आप इंक्लूड कीजिएगा टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है कीवर्ड. जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड फाइंडिंग है यू शुड राइट देयर. ओके, और यू कैन से यू शुड मेक अ प्रॉपर इंडेक्सिंग. नेक्स्ट IMRAD स्ट्रक्चर को फॉलो करना जो कि मैंने जस्ट ही बताया था. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यू शुड इंक्लूड द प्रॉपर फिगर, टेबल, रेफरेंसेस इफ़ इट रिक्वायर. मीन्स कोई सपोज आपने रिसर्च कर रहे हैं यू कैन से टू मलेरिया, इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च ऑन मलेरिया, सो आप कुछ फिगर दे सकते हैं. मलेरिया जो बैक्टीरिया मलेरिया या मलेरिया का से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका फिगर आप दे सकते हैं, या आप टेबल में डेटा लिख सकते हैं, या आप कोई रेफरेंसेस दे सकते हैं. नेक्स्ट, योर रिसर्च पेपर शुड हैव स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन. मीन्स कंक्लूजन आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिजल्ट जो भी आपका फाइंडिंग है उसको आप अच्छे से लिखना है रिसर्च पेपर में. सो दिस इज द डिज़ाइन ऑफ रिसर्च पेपर. सो डिज़ाइन ऑफ रिसर्च पेपर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड, IMRAD structure, proper figure, table and references, and last one is the conclusion. That is your final result. Next friends, important पार्ट पे आते हैं, दैट इज द साइटेशन एंड एक्नॉलेजमेंट. सो जब भी आप वही रिसर्च पेपर लिखेंगे यू शुड गिव साइटेशन टू, और यू कैन से साइटेशन मीन्स क्रेडिट. यू शुड गिव क्रेडिट टू ओरिजिनल ऑथर्स एंड एक्नॉलेजमेंट मीन्स बेसिकली यू विल एक्नॉलेज द रिसर्च. ओके, सो साइटेशन मीन्स टू गिव द क्रेडिट टू ओरिजिनल ऑथर्स एंड यूज स्टैंडर्ड फॉर्मेट. आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि बॉलीवुड में या हॉलीवुड में भी बहुत सारा म्यूजिक आता है जो कि प्रीवियस म्यूजिक पे बेस्ड रहता है. ओके, बहुत सारा आप देख सकते हैं कि न्यू जो बॉलीवुड जो सॉन्ग आता है बहुत ही प्रीवियस सॉन्ग से वही रिलेटेड रहता है और कंप्लीट उसका म्यूजिक वगैरह कॉपी रहता है. सो आप देखे होंगे कि डिस्क्रिप्शन में अगर जाइएगा तो उसमें साइटेशन दिया रहता है या एक्नॉलेजमेंट दिया रहता है कि ये सॉन्ग जो है ओरिजिनली 1960 में या इनके द्वारा लिखा गया था, उसको मैं जस्ट कंपोज किया हूँ. So this is called citation and acknowledgement, and it is a good practice to give the acknowledgement. Okay. Next important है you should use standard format like APA, MLS. ये आप समझिए नहीं, जस्ट आप ये पॉइंट रखिए कि दैट यू शुड यूज स्टैंडर्ड फॉर्मेट. जिनको अगर जानना है तो APA, MLA के बारे में तो आप इसको नेट पे सर्च कर सकते हैं, बट आपके एग्जाम पर्पज से ये इंपॉर्टेंट नहीं है. इसलिए एक्नॉलेजमेंट बताया कि यू शुड एक्नॉलेज अदर वर्क्स एंड अवॉइड प्लेगरिज्म. प्लेगरिज्म आप लोगों को पता है कि कोई भी कॉपी आपको नहीं करना है, ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट रिलेटेड टू साइटेशन एंड एक्नॉलेजमेंट. नेक्स्ट फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बात पे आता हूँ, दैट इज द प्लेगरिज्म. प्लेगरिज्म आप लोग पता है कि टू यूज अदर वर्क्स विदाउट एनी क्रेडिट. दूसरे का भाई आपने कुछ चुरा के बिना क्रेडिट उसको दिए हुए आप उसको यूज करें, दैट इज कॉल्ड प्लेगरिज्म. ओके, आप देख सकते हैं कि इंडिया मीन्स बहुत सारा टेलीग्राम में या अदर बहुत सारा फेक वेबसाइट बना हुआ जो कि पायरेटेड मूवी को सेल करता है ऑनलाइन विदाउट गिविंग क्रेडिट टू ओरिजिनल ऑथर्स. सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्लेगरिज्म, और यू कैन से दिस इज अ एग्जांपल ऑफ प्लेगरिज्म. सो इट बेसिकली इंक्लूड कॉपिंग एंड इम्प्रॉपर पैराफ्रेजिंग. मीन सिंपली कह सकते हैं इम्प्रॉपर कॉपिंग ऑफ द फिल्म और इम्प्रॉपर कॉपिंग ऑफ द रिसर्च और डेटा इज कॉल्ड प्लेगरिज्म. इट मे यूज द टूल्स लाइक टर्टिन. सो टर्टिन इज अ बेसिकली काइंड ऑफ टूल विच इज यूज फॉर प्लेगरिज्म. या आप बोल सकते हैं कि डार्क वेब में आप नाम सुना हो कि डार्क वेब में भी बहुत सारा भाई पायरेटेड मूवी या पायरेटेड कंटेंट अवेलेबल रहता है या पायरेटेड रिसर्च पेपर अवेलेबल रहता है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्लेगरिज्म. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लीगल एंड एकेडमिक कंसिक्वेंसेस. सो प्लेगरिज्म से भाई लीगल और एकेडमिक कंसिक्वेंसेस भी हो सकता है. अगर ओरिजिनल ऑथर को अगर वो पता चलेगा देन ही मे
file a case on you or those person who are doing the plagiarism. So this is the important things you should know. So plagiarism is basically, you can say, this is not good for the society and not good for the researcher, but still भाई आप लोग देख सकते हैं plagiarism होता है. नेक्स्ट फ्रेंड्स, सेकेंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. रिप्रोड्यूसिव मीन्स क्या होगा, टू रेप्लिकेट द रिजल्ट. सो जो भी प्रीवियस रिसर्च है और वट एवर द प्रीवियस फाइंडिंग्स वी गॉट, वी विल जस्ट रिप्रोड्यूस इट बाय adding some more data, or we can say by adding some little or more data to that research. It basically share clear method and data. Okay, so reproducible means वही हुआ कि जो भी आपने एक बार रिसर्च होगा उसको आप रिप्रोड्यूस करेंगे. इट मे बी रिप्रोड्यूस इन अदर फॉर्म, बट मेन ओरिजिन या मेन बेसिस जो रहेगा वही होगा. ठीक है. नेक्स्ट फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट आता है अकाउंटेबिलिटी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कंटेक्स्ट टू रिसर्च, दैट यू शुड बी अकाउंटेबल whenever you are doing research. So you should be responsible and honest. You should practice good data management. Responsible, honest, I think इसका मतलब आप लोगों को पता होगा कि you should be responsible toward the research. अगर कहीं से अगर रेफरेंस ले रहे तो आपको प्रॉपर साइटेशन दे कि या मैंने यहाँ से रेफरेंस लिया हूँ रिसर्च में, एंड यू शुड बी ऑनेस्ट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस गुड डेटा मैनेजमेंट. सो इट मीन्स व्हाट, यू शुड मैनेज द डेटा वाइजली. ओके, एंड ऐसा नहीं कि आप कहीं से ही फॉल्स इन्फॉर्मेशन उठा करके या कहीं से अनएम्बिग्यूअस या अवस्था एम्बिग्यूअस इन्फॉर्मेशन ही उठा के दे दिए. यू शुड हैव गुड डेटा मैनेजमेंट. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. रिप्रोड्यूसिबिलिटी मीन्स नथिंग जस्ट रिप्रोड्यूस और रेप्लिकेट द रिजल्ट, एंड अकाउंटेबिलिटी मीन्स you should be accountable to the research. Okay, it means you should be responsible and honest toward the result. Friends, so as a conclusion we can say ethics is a key part of the research, and you should follow the ethics for doing the research. And besides that, we have learned about the intellectual property rights which protect the innovation and which protect the research. So it must have a proper, you can say, guideline and proper law to protect the researcher hard work. नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया था रिलेटेड टू पब्लिशिंग रिक्वायर्स ओरिजिनलिटी. मीन्स कोई भी चीज़ आप अगर पब्लिश करेंगे भाई, इट शुड बी ओरिजिनल. एंड इफ इट इज़ नॉट ओरिजिनल, मीन्स इफ यू आर टेकिंग सम रेफरेंस फ्रॉम प्रीवियस रिसर्च, देन यू शुड गिव प्रॉपर साइटेशन. आपको प्रॉपर भाई वहाँ पर साइटेशन देना हो कि या मैंने यहाँ से रेफरेंस लिया हूँ या ये डेटा मैंने यहाँ से लिया हूँ. सो यू शुड गिव प्रॉपर साइटेशन. एंड लास्ट पॉइंट दैट यू शुड बी इन्फॉर्म्ड, ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल. सो दिस इज द की कोर कंसेप्ट ऑफ द रिसर्च कि आपको ये ऑनेस्ट रहना है. यू शुड बी इन्फॉर्म्ड एंड यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल. So this is the complete chapters related to the research, related to publishing, IMRD formats and various important things that you should know. So इस तरह से भाई हम लोग का इस मॉड्यूल या कह सकते हैं मॉड्यूल 3 भी एंड हो चुका है. ओके फ्रेंड्स, जितना आप लोग सेमेस्टर एग्जाम में मैं उतना ही बताया हूँ, ज़्यादा डिटेल में मैं जान के नहीं गया हूँ क्योंकि आपको जानने की जरूरत नहीं है. ओके, सो आप लोग जरूर यहाँ पर कमेंट करें आप लोग को बेहतर लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं. एंड इस तरह से आपका 80% भाई प्लेलिस्ट खत्म हो चुका है एंड 1-2 लेक्चर और आ सकता है. सो दिस इज द थिंग्स ऑन टेल. एंड प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर दिस वीडियो विद मोर नंबर फ्रेंड्स, क्योंकि जैसा आप लोगों ने बोला था मैंने अपना काम तो कर दिया है, अब आप लोगों का काम है टू शेयर दिस वीडियो विद मोर नंबर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट अस. कोई भी क्वेरी है फील फ्री टू आस्क शेयर कमेंट है. एंड फॉर गेटिंग नोट्स एंड इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल मस्ट ज्वाइन आवर व्हाट्सएप और टेलीग्राम स्टडी ग्रुप. टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.